हेलो, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य 11वीं कक्षा पार्ट 3 का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो अभी तक हमने लिंग साक्षरता और संस्कृति में चर्चा कर ली थी कि एकल परिवार की। आगे हम चर्चा करते हैं। दूसरी ओर पुरुष 28, 29 और 30-32 की आयु में वहाँ विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की शादी 16, 18 व 20 से 22, 23 साल के बीच में हो जाती थी। आगे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं और अक्सर वह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। अगर वहाँ साक्षरता की बात की जाए तो वहाँ पर काम चलाऊ साक्षरता थी। इसका उदाहरण पोम्पई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेखन यानी कि ग्रिफिटी पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पैपिरस बचे हुए हैं, जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे होते हैं। यह दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। यह दस्तावेज अक्सर हमें यह बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता था। आगे हम बात करें, रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधताएं कई रूपों एवं स्तर में दिखाई देती हैं, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तर अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिमी में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। आर्थिक विस्तार की बात करें, साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और यह मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तर अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली में आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। मोंटी टेस्टिक्यो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। ये देखिए, चित्र के माध्यम से आप देखते हैं, ये मोंटे टेस्टिक्यो की जगह है जहाँ 5 करोड़ से अधिक संख्या में मटके पाए गए हैं। आगे इसमें महत्वपूर्ण है कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम यानी कि जो इंडस्ट्री थी 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपना चरमोत्कर्ष पर थी। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी हो गई। एक तरफ तो कुछ हिस्से काफ़ी समृद्ध थे, दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के रूप में नुमाडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे अथवा अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मेपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चारागाहों की आवाजाही पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तर क्षेत्र के बहुत कम विकसित था और इसमें अधिक केल्टिक भाषा किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांव में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है कि केल्टिक भाषी किसानों की आबादी जो पहाड़ियों की चोटी पर बसे गांव में रहते थे उन्हें कैस्टेला कहा जाता था।
अब ऋतु प्रवास देखेंगे। ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है? ऋतु प्रवास में यह तात्पर्य है कि जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़, बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज, ग्वाले तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आगमन होता था, यही ऋतु प्रवास है। अगले भाग में हम ये देख रहे हैं कि श्रमिकों पर नियंत्रण। भूमध्य और निकटवर्ती पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणितीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्तस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी जहाँ फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। आगे इसमें इंपॉर्टेंट है दास प्रजनन यानी कि स्लेव ब्रीडिंग अथवा वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा भी जा सकता था। स्लेव ब्रीडिंग क्या है? वेतनभोगी मजदूर। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, उनके बच्चे, ताकि आगे चलकर दास ही बन सके। इसे ही दास प्रजनन कहते हैं। आगे इसमें बात होती है फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की। ये सुगंधित राल फैक्ट्रियों के में लाया जाता था और उससे अलग अलग तरह की खुशबूदार चीज़ें बनती थी। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। ये दासों की स्थिति बताई है कि वहाँ कामगारों को किस तरह से फैक्ट्री में काम करना पड़ता था। उनके जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और फैक्ट्री से बाहर जाने के बाद सारे कपड़े उतारने पड़ते थे ताकि उनकी पहचान बनी रह सके। एवरिस्ट प्लिनी ने सिकंदरिया के फ्रैंकिनसेंस सुगंधित राल की फैक्ट्री की हालत बताई है। अगस्तीन के पत्रों में से एक पत्र में हमें ये जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्तीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या हुआ, तो उसने ये जानकारी दी कि बंधुआ मजदूरी वहाँ पर कितनी व्यापक रूप से फैली हुई है। फ्रैंकिनसेंस का एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। इसे बॉस्वेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ के तने में बड़ा छेद कर इसके रस को बहने दिया जाता था और रस सूखने पर राल प्राप्त किया जाता था। फ्रैंकिनसेंस की सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल अरब प्रायद्वीप में आती थी। सामाजिक श्रेणियों की बात करें तो इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूह का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कि कमीनकारू, प्लेबस सॉर्डिडा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंत दास। 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवार के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्टेस्टाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टैसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में भी अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। अश्वारोही की बात की जाए, अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था।
मूल रूप से ये ऐसे परिवारों से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाड्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर भी होते थे, यानी वह व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलंपियोडोरस, जो कि एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4,000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। वार्षिक आय, इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वह सीधा कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा का प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्टेस्टाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वह अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसूट और लालच के लिए कुख्यात हो गए। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता चलता है इसलिए पता चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात्य एवं श्रेण्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाह पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना की कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए, या बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करे। आगे हम देखते हैं, कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। सॉलिडस नाम का सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। कॉन्टेस्टाइन का एक अन्य नवाचार था कि उसकी दूसरी राजधानी कस्तूनिया यानी कि कॉन्टेस्टाइनपोल का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था, वह इसकी दूसरी राजधानी थी। यह नई राजधानी 3 और समुद्र से घिरी हुई थी। 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिडस यानी लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। एकाश्म क्या है? इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकाश्म है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। यह लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवी और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। यह बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य को एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म भी था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अंत 4वीं एवं 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ।
हालांकि धर्म प्रचारक वहां प्रचलित बहुदेववाद मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई धर्म जनसंधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। चौथी शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर और गहरी नहीं थी कि जितनी की आगे चलकर हो गई। आगे चलकर हम देखते हैं कि गौथ, वेंडाल और लोम्बार्ड जैसे अलग अलग जातियों ने अलग अलग जगहों पर कब्जे कर लिए। जैसे स्पेन में विसिगोथ का राज्य हो गया, गॉल में फ्रैंको का राज्य हो गया, इटली में लोम्बार्डो का राज्य हो गया। इन्होंने अलग अलग जगह पर अपना शासन कर लिया, अलग अलग राज्य घोषित कर लिया। जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का घोतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेंडाल्स के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस कर अधिकार कर लिया। इससे देश के तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर शुरू होगी और ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। अरब प्रदेश में शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल ही हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस पूरे पार्ट में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, समझी। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।